प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या के आज के लेक्चर में हम लोग गणित की आधारभूत प्रमेय सीखने जा रहे हैं। तो गणित की आधारभूत प्रमेय है क्या और इसमें क्या बताया गया है, इस बात को हम सीखेंगे। जैसा कि पिछली क्लासों में या जो भी अभी तक हम लोगों ने किया संख्या पद्धति में, बहुत सारी बातें यहाँ पे हम लोगों ने करी। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि गुणनखंड करने का एक नया तरीका जो वृक्ष गुणनखंड विधि के नाम से जाना जाता है, वृक्ष बनाया, गुणनखंड लिखा। और आज के लेक्चर में हम लोग एक नई बात सीखने जा रहे हैं और नई बात हमारी है गणित की आधारभूत प्रमेय। तो क्या होती है आधारभूत प्रमेय, ज़रा देखते हैं इसको हम। तो ज़रा देखो गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। हमने कहा किसी भाज्य संख्या को, बात को पहले बड़े ध्यान से समझना, हमने कहा किसी भाज्य नंबर को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। बात समझना बेटा, कोई भाज्य नंबर अगर है, जैसे मान लो कि भाज्य नंबर एक 4 है, तो 4 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। हमारा भाज्य नंबर एक 6 है, 6 है, 6 को हम लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंडों के रूप में 2 × 3। या हमारा 18 है, 18 को हम लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंडों के रूप में 2 × 3 × 3। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी भाज्य संख्या हो उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इतनी बात को पहले जज करो बेटा। ये जो बात लिखी है ना, कोई भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, यही हमारी मैथ की आधारभूत प्रमेय है, यही हमारी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है। तो यार ये तो कोई नई बात तो हम लोगों ने सीखी नहीं। आधारभूत प्रमेय मतलब कोई भाज्य नंबर अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यही बात हमारी गणित की आधारभूत प्रमेय कहती। कहती क्या है? कहती है कोई भाज्य संख्या, भाज्य संख्या ये होती क्या है? ये बराबर होती है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, जो कि ऊपर हमने लिख दिया है। पहले ये बात अगर हम स्टेटमेंट में लिखते तो ये बात शायद हम समझ ना पाते, लेकिन अब गणित की आधारभूत प्रमेय यार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये छोटी बात है जो हम लोगों ने बहुत बचपन में ही पढ़ा था। ये छोटी सी बात, ये गुणनखंड हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आज हमें जो काम करना है वो गुणनखंड विधि से मासा और लासा ज्ञात करने का एक तरीका हमें पढ़ना था। तो फिर बच्चों वही बात आ गई कि मासा और लासा ज्ञात करने की गुणनखंड विधि से, तो ये तो हम लोग बहुत छोटी क्लासों में, क्लास 3rd और 4th में करते आए थे बेटा। उन्हीं बातों को आज हमें फिर से एक बार रिव्यू करना है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे यहाँ आते हैं। तो ज़रा देखो हम कैसे करेंगे, उसको एक बार रिकॉल करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। तो जो हमने बचपन में पढ़ा था अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा और लासा ज्ञात करना, उसी बात को आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों हमारे पास 3 नंबर दिए गए थे, 26, 72 और 108। हमारे पास एक नंबर था 26, 72 एंड 108। हमसे कहा गया कि अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से इन संख्याओं का मासा और लासा ज्ञात करो। तो अभाज्य गुणनखंड विधि तो हम लोगों ने पहले भी सीखी है। अब इसको चाहे आप वृक्ष गुणनखंड विधि से इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, या हम लोगों ने जो भाग विधि पढ़ी थी अभाज्य गुणनखंड निकालने की, उससे निकाल लो, जो भी हमें कंफर्टेबल लगे। लेकिन बच्चों चूंकि वृक्ष गुणनखंड विधि हमारे लिए अभी नई है, भाग विधि से हम गुणनखंड बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, तो जो नई विधि है अगर उससे हम काम करेंगे तो भी हमारे लिए पुरानी हो जाएगी। तो इसलिए हम इन संख्याओं का गुणनखंड निकालने के लिए वृक्ष विधि का उपयोग करते हैं। तो हमने कहा अगर 26 के गुणनखंड वृक्ष विधि से निकालोगे तो ज़रा देखो बनेगा क्या। 26 पहले किस नंबर से कट रहा था? 2 से कटेगा, 2 से भाग जाएगा 26 में, तो कितनी बार जाएगा ये 13 बार जाएगा, 13 बार गया। यही तो हम करते थे भाग विधि में। हम किसी नंबर से भाग करते थे और भाग करने के बाद जो भागफल आता था नीचे वाली लाइन में उसको प्रोसीड करते थे, उतार लेते थे।
फिर हम कहते थे अगर ये नंबर कट रहा है, ये नंबर फिर से किसी नंबर से भाग जा रहा है, तो हम इसका फिर से भाग करेंगे, जिस भी नंबर से भाग जाएगा, और टिल 1 तक करते थे। या हम कहते थे कि भाई सारे नंबर अभाज्य संख्या अगर मिल जा रही हमको तो हम भाग नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो 13 हमारी एक अभाज्य संख्या मिल गई, अब ये भाग नहीं जा सकता, तो हम इसको लिख सकते हैं 26 बराबर 2 गुणे 13, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो हमने इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालने और लिखने शुरू करे। हमने कहा ये 26 बराबर 2 गुणे 13 हो गया। 72 का जरा देखो, 72 का जब वृक्ष गुणनखंड विधि से निकालोगे इसका गुणनखंड, तो पहले इसको 2 से भाग करोगे, 2 से भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा ये, तो 2 तियाँ 6 और 2 छंग 12, ये 36 बार जाएगा। 36 फिर से हमारी एक भाज्य संख्या मिल गई। जो भाज्य संख्या मिल गई उसको हम फिर से विभाज्य करेंगे और देखेंगे किस नंबर से विभाज्य है, तो फिर ये 2 से विभाज्य थी, 2 से विभाज्य थी, 2 से भाग दिया हमने, कितनी बार गया ये, तो ये हमने 2 एक अन्य 2 2 8 16, ये देखा 18 बार गया। और 18 फिर से हमें एक भाज्य संख्या मिल गई, हमने 18 को फिर 2 से भाग दिया, क्योंकि 2 से ये कैंसिल आउट हो रहा था, 2 से भाग दिया तो ये 9 बार गया। अब 9 अभी भी हमारी भाज्य संख्या है, 9 को हमने 3 से भाग दिया और ये 3 बार गया। अब ये हमारी अभाज्य संख्या मिल गई। हमने अगर मन करे हमारा तो हम 3 से इसको भाग करके इसको 1 ले आ सकते हैं, बट ये लाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो यार बचपन में हम करते थे। अब इतना नहीं भी करोगे तो 2 अभाज्य संख्याएं मिल गई, हम इन्हीं को लिख लेते हैं। और हम जब इसके गुणनखंड निकालने लगे 72 के, तो ज़रा देखो हमको मिला क्या, तो हमने कहा भाई 72 का जो गुणनखंड होगा ये क्या क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। या इस लाइन को हम ना लिखते तो हम कह देते थे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि अब ये हमारी एक अभाज्य संख्या मिल गई, तो हम इसको लिख पाते 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ये हमारा हो गया 72 का अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह से हम 108 का अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालते, और 108 का अभाज्य गुणनखंड बेटा इसी विधि से निकालो, ताकि इस विधि में हम कंफर्टेबल हो जाएं। तो ज़रा अभी मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं बोर्ड पे, तो मैं इसको हटा के 108 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहा हूँ गुणनखंड वृक्ष की सहायता से। तो देखो 108 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो ये हमारा क्या बनेगा, पहले इसको 2 से भाग करोगे, 2 से भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 से भाग किया तो 2 पंचे 10, 2 चौका 8, ये 54 बार गया। 54 फिर से एक भाज्य संख्या मिली थी हमको जो 2 से कैंसिल आउट हो रही थी, तो फिर से 2 से भाग किया, और अब ये कितनी बार जाएगा, 2 दूना 4, 1 5, 2 सते 14, ये 27 बार गया। 27 फिर से हमारी एक भाज्य संख्या थी, तो ज़रा देखो इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 से कैंसिल आउट किया तो ये कितनी बार गया, 3 9 27, ये 9 बार चला गया। और 9 हमारी फिर से एक भाज्य संख्या मिल रही थी जो 3 से कैंसिल हो रही थी, 3 से भाग दिया और 3 आ गया इसका भागफल। 3 हमारी एक अभाज्य संख्या मिल गई, हम इसको छोड़ देंगे यहाँ पे। जब दोनों नंबर अभाज्य मिलना है इनको छोड़ देना और लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा लेना। तो देखो 108 का जब हमने फैक्टर लिखा तो ये हमारा बन गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब हमें इन संख्याओं का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। बेटा अब छोटी क्लासों में जो हम करते थे कि इसमें जो कॉमन है उसको कैंसिल करेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे, ये सब काम अब हमें नहीं करना है। अब हमें यहाँ एक नया तरीका सीखना है, इसको सॉल्व करने का एक नया तरीका सीखना है। चूँकि हम बड़े हो गए हैं, तो बड़े हो गए यार, तो कुछ नई बात तो हमें करनी पड़ेगी। तो ज़रा देखो इस बात को या इस विधि से जब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालेंगे तो उसे अपनी कॉपी में कैसे शो करेंगे, अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाता है। क्योंकि अब इस तरह से हमें नीचे लिख के और ये काट के उसके बाद फिर लिख के एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकालना है। अब हमें करना क्या है, इन नंबर्स को इनकी पावर के रूप में लिखना है। और ज़रा हम एलसीएम और एचसीएफ, इसको मैं हटा रहा हूँ वृक्ष गुणनखंड वाले को, क्योंकि इसका यूज हमने केवल फैक्टर निकालने के लिए किया है। आप लोग कॉपी में इरेज नहीं करना, वहाँ पे शो करते रहे, शो जब कर देना कॉपी में अपने तो बना रहने देना। या नहीं भी लिखोगे गुणनखंड तो भी काम चलेगा, इस बात को डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आया तो इस बात को डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे गुणनखंड वृक्ष शो करो।
या किसी विधि से गुणनखंड निकाला हो तो उसको शो करना जरूरी नहीं, इस बात को डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 26 के गुणनखंड 2 गुणे 13, 72 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। भाई जो अच्छे बच्चे होंगे उनको ये गुणनखंड याद होते हैं, ये छोटे छोटे गुणनखंड वो याद कर लेते हैं। तो अब हमने कहा ये जो 26 का गुणनखंड बना ये बना 2 की पावर 1 और गुणे 13 की पावर 1। इस बात को समझना बेटा। जो 72 का गुणनखंड बना वो हमारा बन गया 2 की पावर 3 और गुणे 3 की पावर 2। जो हमारा 108 का गुणनखंड बना वो बना 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2। ये जो पॉइंट लगा है ना इसका मतलब है गुणे, इसका मतलब है गुणे, में गुणे बना दिया यहाँ पे। अब जरा देखो, हम कहें एलसीएम मतलब लासा। जो लासा होता है अभाज्य गुणनखंड विधि में, बात समझना, जो लासा होगा हमने कहा कि इनके अभाज्य गुणनखंड में जो जो नंबर दिख रहे हैं, देखो अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं। हमको एक नंबर दिख रहा है 2, एक नंबर दिख रहा है 3 और एक नंबर दिख रहा है 13। तो हमने कहा अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घातों का गुणनफल। नई बात बेटा, जो लासा होगा ना वो अभाज्य गुणनखंडों की, इस बात को हम लिखे दे रहे हैं, इस बात को कॉपी में एज इट इज नोट कर लेना। अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घातों का जो गुणनफल होगा वही हमारा लासा देगा। अधिकतम घातों का गुणनफल, ये बराबर हमारा लासा होता है। जो हमारा लासा होता है वो अधिकतम घातों के गुणनफल के बराबर होता है, के बराबर होता है। इतनी बात को समझने का पहले प्रयास करो। यहाँ पे देखो, हम अगर इन संख्याओं का लासा की बात करें तो लासा हमारा जो आएगा इनके अधिकतम घात का गुणनफल आएगा। तो हम लासा अगर लिखना चाहें तो देखो, पहले तो हम ये लिख लेंगे कि भाई अभाज्य संख्या, इनके गुणनखंड में कौन कौन सी अभाज्य संख्या मिली। तो हमने कहा एक संख्या हमको मिली थी 2, गुणे एक संख्या मिली थी 3 और गुणे एक संख्या मिली थी 13। ये 3 संख्याएं इनके अभाज्य गुणनखंड में हमको मिली, तीनों में, सब में मिला के 3 दिया हो 3, 4 दिया हो 4, 5 दिया हो 5, जितने भी नंबर मिले सबको हम लिख लेंगे। अब देखेंगे हर नंबर की अधिकतम घात क्या है। तो जरा 2 की घात चेक करो। 2 की घात इस ऊपर वाले फैक्टर में 1 थी, नीचे वाले फैक्टर में 3 थी और सबसे नीचे वाले फैक्टर में 2 थी। तो बेटा 2 की अधिकतम घात कितनी हो गई। तो हमने कहा भाई 2 की तो अधिकतम घात 3 थी, मतलब ये 2 की पावर 3 बन गई। गुणे अगला नंबर था 3, 3 की अधिकतम घात देखो तो 3 ऊपर वाले में तो था नहीं, कोई बात नहीं, नीचे वाले में आते हैं। बीच वाले में 3 की अधिकतम घात 2 और सबसे नीचे वाले में 3 की अधिकतम घात 2। जरा देखो, दोनों में 3 की अधिकतम घात, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये नीचे वाले में 3 की अधिकतम घात 3 थी, ये पावर 3 थी। तो हमने कहा भाई 3 की जो अधिकतम पावर है वो 3 है, तो 3 की अधिकतम पावर हमने लिख दिया 3। फिर एक नंबर और मिला हमको 13। 13 की अधिकतम पावर कितनी थी बेटा। तो 13 एक ही संख्या में था ऊपर वाले में और इसकी पावर थी 1। ये नंबर हमारा एलसीएम बनेगा इन तीनों नंबर का। बात नहीं समझ में आई तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा बैक करके चेक कर लेना। ये हमारा एलसीएम बनता है अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब हम आज से एलसीएम निकालने का ये मेथड यूज करेंगे, इस मेथड को अपनी कॉपी में दर्शाएंगे और अब हम इनका गुणा करके लिखेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा, देखो 2 की पावर 3 मतलब 8, गुणे 3 की पावर 3 मतलब 27 और गुणे 13 की पावर 1 का मतलब 13। अब जरा इनका गुणा कराओ तो देखो 8 में 27 का गुणा कराओगे क्या बन जाएगा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तुम लोग गुणा करके देख लेना। ये हो गया 2 अठे 16 160 और 7 अठे 56, 160 और 56 क्या हो जाएगा बेटा 216 और गुणे 13। तो अब 13 का गुणा कराओगे, 13 छक 78, 8 हो गया, 13 कन्ने 13 और 7 20 0 हो गया और
13 दूना 26 और 2 28, ये बन गया 2808। इनका जो एलसीएम निकल के आया वो हमारा आ गया 2808। लासा बराबर हमारा आ गया 2808। ज़रा इसको चेक कर लेना बेटा। जब हम मासा की बात करते हैं तो लासा हम लोगों ने देख लिया कि लासा में हमारा ये मिल गया। मासा की बात करो ज़रा, तो हम मासा में कहेंगे कि भाई जो हमारा ये अभाज्य गुणनखंड आया है इसमें जो गुणनखंड तीनों में कॉमन है, मतलब अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ, हम कहें उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, इसको हम बोल देते हैं जो सब में कॉमन होता है उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात, अधिकतम घातों का गुणनफल, ये हमारा मासा होता है। क्या देखा हमने कि वो गुणनखंड जो तीनों में उभयनिष्ठ हो, तीनों में कॉमन हो। तो यहाँ से मासा में हम लोग देख पाएंगे कि जो गुणनखंड कॉमन होगा उनकी जो मिनिमम पावर होगी, कम से कम घात होगी, उसका गुणनफल। तो हम पहले कॉमन गुणनखंड ढूंढते हैं। तो ऊपर वाले में 2 था, इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, तो 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया। और इसकी न्यूनतम घात कितनी है बेटा? तो न्यूनतम घात 2 की, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, मतलब 2 की न्यूनतम घात 1 है। क्या कोई और भी संख्या कॉमन थी? तो हमने देखा नहीं यार, कोई संख्या कॉमन नहीं थी। तो मतलब मासा हमारा केवल और केवल क्या बन गया? 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब होता 2। तो इन संख्याओं का मासा हमारा बन गया 2। अगर कोई नंबर और कॉमन होता, जैसे मान लो कि इसमें कॉमन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगर कॉमन होता तब की हम बात करें, जैसे मान लो 3 कॉमन होता, यहाँ पे भी 3 होता, तो हम 3 लिखते गुणे में, और उसके बाद उसकी जो न्यूनतम पावर होती, जैसे यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 3, मान लो यहाँ पे पावर 1 होती, अगर ऐसा होता तब की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे यहाँ 3 की पावर 1 से गुणा हो जाता, और तब जो हमारा मासा आता वो 6 आता था। तो हम मासा और लासा अभाज्य गुणनखंड विधि से अब इस तरह से शो करेंगे, इस बात को लिखना पड़ेगा, लासा बराबर अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घातों का गुणनफल। तो लासा बराबर हम लिख पाएंगे 2 गुणे 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3 गुणे समथिंग जो भी आया। उसके बाद मासा उभयनिष्ठ गुणनखंडों की अधिकतम घातों का गुणनफल, मतलब ये 2 की पावर 1, दैट मीन्स 2। तो इतनी बातें हमें अपने एग्जाम में या हमें अपनी कॉपी पे लिखनी पड़ेंगी और उसका गुणनफल निकाल के हमें देना पड़ेगा। तो खैर इतनी बातें नोट कर लो। उसके बाद बढ़ते हैं हम एक क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देखो, अगला क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का लासा तथा मासा ज्ञात करना है। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय हम लोगों ने क्या कहा था? हमने कहा था कि कोई भाज्य संख्या हो तो उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। मतलब क्या है कि 120 और 144 को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो जरा 120 को देखो, 120 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे? तो अब यार इसको कर सकते हो, और इसको तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? हमने देखा ये नंबर पहले 2 से कट रहा था, तो 2 से कटेगा ये नंबर, 2 से भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा? 60 बार जाएगा। अब यार इतनी बातें तो हम अपने दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हैं। 120 को 2 से भाग दिया, 60 बार गया, 60 फिर से 2 से कैंसिल बनेगा और ये 30 आ जाएगा। 30 को फिर से 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 15 आ जाएगा। 15 को 3 से कैंसिल करेंगे, 5 आ जाएगा, और 5 को 5 से कैंसिल करेंगे, 1 आ जाएगा। मतलब 120 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो कहीं भी भाग विधि से या गुणनखंड वृक्ष की विधि से सहायता से इसका गुणनखंड ज्ञात कर लेना। वो यही बनेगा 2 दूना 4 दूनी 8 तिरिक 24 और 24 पंचे 120। इतनी बात लिख पाओगे बेटा? अब इसको इसी फॉर्म में तो हमें लिखना नहीं है, हमें तो पावर के रूप में लिखना होता है संख्याओं को। तो जरा पावर के रूप में देखो, ये 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब ये बन गया 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 और गुणे 5 की पावर 1। ये हमने लिख दिया 120 के अभाज्य गुणनखंडों को, और जिस तरह से हमें लिखना था पावर की फॉर्म में ऐसा लिख दिया हम लोगों ने।
अब फिर हमें 144 के अभाज्य गुणनखंड देखने थे। 144 का अभाज्य गुणनखंड, तो हमने पहले इसको 2 से भाग किया। 2 से भाग करोगे 144 को, कितना बन जाएगा? 2 सत्ते 14, 2 दूनियम 4, 72 हो गया। 72 फिर 2 से कटेगा और ये 36 बार में जाएगा, सॉरी 2 से कटेगा और 36 बार आएगा। फिर 36 हमारा 2 से कटेगा, 18 बार जाएगा और फिर हमारा 18 2 से कटेगा, 9 बार जाएगा। और 9 को हम 3 से काटेंगे, 3 बार जाएगा और 3 को 3 से काटेंगे, 1 बार जाएगा, खत्म हो गया। तो हम 144 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। देखो बनेगा 144, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48 और 48 तियाँ 144। तो हम इसको लिख सकते थे 2 की पावर कितनी आ गई है? 1 2 3 4, 2 की पावर 4 आ गई, गुणे 3 की पावर कितनी आ गई? 3 की पावर 2 आ गई। अब हमने लासा और मासा की बात करनी थी। तो बेटा अभी हमने देखा था कि इन संख्याओं का जब लासा की बात करेंगे, लासा हमारा क्या होता था? हमने कहा था कि जो भी अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं, तो पहले उनको नोट कर लो। कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड आए? 2 आया, और कौन से आया? 3 आया और 5 आया। ये 3 अभाज्य गुणनखंड आए। इनकी मैक्सिमम पावर, इनकी अधिकतम घात, तो 2 की अधिकतम घात देखो कितनी थी? यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो अधिकतम 4 घात थी 2 की, तो 2 की पावर 4 हो गई। 3 की अधिकतम घात, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो मतलब 3 की जो बड़ी घात थी वो दी 2, और 5 की, तो भी 5 ऊपर ही था और केवल 1। तो जो भी हमारा अभाज्य गुणनखंड आया, इनकी बड़ी घातों का गुणनफल। अब इनका गुणा करोगे तो जरा देखो क्या आएगा? 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है बेटा? ये हो गया 16, गुणे 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9 और गुणे 5, और इनका गुणा कराओगे, देखो पहले 16 में 5 का गुणा करा लो, 16 पंचे 80, और 80 में 9 का गुणा कराओगे तो 720 आ जाएगा। मतलब जो हमारा एलसीएम आया वो आ गया 720, और उसको एज इट इज करना है, इसी मेथड से करना है और इसी तरह से चीज़ों को लिखना भी है। अब मासा की बात करें, मासा, तो हमने मासा देखा था बेटा, तो हमने कहा था भाई उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, मतलब ऐसा गुणनखंड जो दोनों में कॉमन हो, उनकी न्यूनतम पावर, उनकी कम से कम वाली पावर, सबसे कम पावर का गुणनफल। तो देखो पहले देखा हमने ये अभाज्य गुणनखंड कॉमन कौन कौन से थे, तो हमने देखा यहाँ पे 1 2 कॉमन था और दूसरा 3 कॉमन था। इनकी मिनिमम पावर क्या थी? तो 2 की ऊपर पावर थी, नीचे पावर 4, न्यूनतम घात कौन थी? 3 थी, तो हमने लिख दिया 2 की पावर 3। 3 की न्यूनतम घात क्या थी? 1 थी, तो हम इसको लिख पाएंगे 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1। 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8 और गुणे 3 की पावर 1 का मतलब 3, तो ये हो गया 24। तो यहाँ से हम HCF मतलब मासा की वैल्यू निकाल पाए 24। तो इस तरह से गणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके या गुणनखंड विधि से मासा और लासा ज्ञात करने के लिए जब हमसे बोला जाएगा, तो अब हमें इस विधि से मासा और लासा ज्ञात करना है। इतनी बातें समझ लो। इसके बाद इसी पे आधारित एक बात और हमारे एग्जाम में जो हमसे पूछी जाती है उसको हम कवर कर रहे हैं। तो वो हमारा इस टॉपिक का वो हमारा इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, तो उसके साथ ही हम इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। तो ज़रा देखते हैं हम अगली बात क्या है। इतनी बातें नोट कर लो, हम इरेज कर रहे हैं इसको। तो बेटा जो अगली बात हमें पढ़नी थी वो हमें पढ़ना था संख्याओं के मासा तथा लासा के बीच संबंध। अब हम लोगों ने अभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड किया, उनका मासा निकाला, लासा निकाला। हमें अगली बात जो करनी है संख्या तथा मासा और लासा के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 2 बातें हम पढ़ेंगे। बात नंबर 1, जब हम बात कर रहे हो केवल 2 संख्याओं के लिए, हम बात कर रहे हो जब 2 नंबर हो, जब 2 संख्याएं हो, जब 2 संख्याएं हो, मान लो कि हमारे पास 2 नंबर थे ए और बी, एक नंबर ए था और दूसरा नंबर बी था। ये दोनों कोई संख्याएं थी और इनका लासा हमने कह दिया, लासा हमारा इसका x अगर आ गया था और मासा हमारा y आ रहा था।
इन दोनों संख्याओं का हमने अभाज्य गुणनखंड विधि या किसी भी विधि से जब लासा निकाला तो x आ गया और मासा निकाला तो y आ गया। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है बेटा। हम कहें संख्याओं का जो गुणनफल होगा, संख्याओं का गुणनफल, इस बात को हमें समझना है कि संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। भाई संख्याओं का गुणनफल तो हमारा a इंटू बी बनेगा। ये हमारा हो गया a इंटू बी, ये बराबर हो जाएगा मासा गुणे लासा, मतलब x इंटू वाई। तो जो संख्याओं का गुणनफल होता है वो मासा गुणे लासा के बराबर होता है। जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा जिसमें हमारे पास 2 नंबर थे। कौन कौन से नंबर थे याद हो अगर तो एक नंबर हमारा 144 था, एक नंबर हमारा 144 था, उसके पहले वाला नंबर हमारा 120 था। तो संख्याएं हमारी 120 और 144 थी। इन दोनों संख्याओं का जो मासा हमारा आया था वो हमारा आया था मासा। हमने इसमें देखा था मासा बराबर आया था, मासा की वैल्यू क्या निकाली थी याद है अगर हम लोगों को, तो ये आया था 24। और लासा जो हमने निकाला था, लासा वो निकाला था 720। जरा बेटा चेक करो कि ये बात जो ऊपर हम लोगों ने लिखी है संख्याओं के मासा और लासा के बारे में, क्या ये बात सही है। तो हमने कहा भाई संख्याओं का गुणनफल मतलब 120 गुणे 144 इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो चलो गुणा करते हैं। 120 में 144 का गुणा कराओगे तो ये हो गया 120 गुणे 144 और ये बराबर क्या देगा हमको, जरा देखो। 120 में 144 का गुणा कराओ, देखो 12 चौक 48, 4 बच गया, कैरी हमने कर लिया। फिर 12 चौका 48 और 48 4 52, 12 एकान्ने 12 और 5 17, ये एक जीरो बढ़ गया, 17,280 आ गया। ये संख्याओं का गुणनफल आ गया। जरा मासा और लासा का गुणनफल निकालो तो ये देखो एक जीरो बढ़ा दिया, 24 दूना 72, सॉरी 24 दूना 48, 24 दूना 48 आ गया, कैरी हमारा 4 बच गया। 24 सत्ते क्या होगा, तो 24 सत्ते जरा देखो, 2 सत्ते 14, 140 और 4 सत्ते 28, 140 और 28 168 और 68 और 4 172। तो ये हमारा आ जाएगा 172। मतलब ये बात सही निकली, इन दोनों का गुणनफल जो आया वही संख्याओं का गुणनफल आया। और ये बात सही भी है बेटा, बस केवल और केवल तुम लोगों के सेटिस्फैक्शन के लिए ये बात मैं सॉल्व करवा रहा था। ये बात एग्जैक्टली सही है। तो हमें एक बात पता लगी कि भाई कभी 2 संख्याएं दी गई हों, उनका लासा और मासा हमें दिया गया हो तो हम जान पाएंगे कि जो लासा और मासा का गुणनफल होता है वही संख्याओं का गुणनफल होता है। तो यार इसको कैसे इसका क्वेश्चन आएगा, जरा इस बात को समझो। यहाँ पे ये 4 बातें हमें पता है, इनमें से कोई एक नंबर मिसिंग दे देगा हमको। भाई या तो नंबर मिसिंग दे देगा या तो लासा और मासा में से कोई चीज़ मिसिंग दे देगा। तो अब हमें 3 नंबर के थ्रू एक नंबर को निकालना होगा। जैसे बात समझना यहाँ पे, हम यहां से कह पा रहे हैं कि a गुणे बी बराबर x गुणे वाई। तो यहां से अगर a बराबर हमसे पूछा जाए तो हम कह देंगे x गुणे वाई बटा बी, या हमसे b बराबर पूछा जाए तो हम कह पाएंगे x गुणे वाई बटा a। या हमसे ऐसा भी तो पूछ सकता था, मासा दे दिया लासा पूछ ले, लासा दे दिया मासा पूछ ले, x बराबर, x का मतलब लासा ही, तो देखो लासा बराबर x। अगर लासा हमसे पूछ लिया गया, मासा दिया हो, तो हम कह पाएंगे भाई संख्याओं का गुणनफल और बटे मासा y। या हमसे मासा पूछ ले तो हम कह गए संख्याओं का गुणनफल और बटे लासा x। तो इस तरह से 3 बातें हमें दी गई हों तो चौथी कोई भी बात हम निकाल सकते हैं। हो सकता है हमें a पूछ लिया हो x y और b देके, हो सकता है हमसे b पूछ लिया हो x y और a देकर, हो सकता है हमसे x पूछ लिया हो
ए बी या संख्याओं का गुणनफल देकर, कभी कभी वो संख्याओं का गुणनफल दे देगा, मतलब ए गुणे बी दे देगा। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है, ए गुणे बी भी दे सकता है या संख्याएं दे सकता है। तो कोई बात नहीं, जैसे हमें क्वेश्चन करें उसमें जो बाकी का कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब जरा देखो बेटा, जो हमको क्वेश्चन दिया गया था, करा यदि संख्याओं ए और बी, दो संख्याएं दी गई हैं ए और बी, जिनका मासा हमको 12 बताया गया है, और आगे कह रहा है और इन संख्याओं का गुणनफल, मतलब ए गुणे बी हमको दिया है, क्या दिया है 3600, तब इन संख्याओं का लासा ज्ञात करना है। हमने कहा था कोई 3 बातें दी गई थी, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही बातें दी गई हैं, 2 ही नंबर की वैल्यू दी गई है। बेटा यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट दे दिया है, हमें अलग अलग संख्याएं ना दे करके हमें ए गुणे बी की वैल्यू दे दी गई है। तो हमने पढ़ा था कि जो ए गुणे बी होता है, मतलब संख्याओं का गुणनफल, हम जानते हैं संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होता है मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा। ये बात हमें पता है, मतलब संख्याओं का गुणनफल का मतलब क्या, a इंटू बी बराबर LCM गुणे HCF। वैल्यू पुटअप कराओ, a गुणे बी की वैल्यू दिया है क्या 3600, ये हमारा हो गया 3600 बराबर क्या दिया है HCF दिया है हमसे। तो हम LCM को अगर x मान लें तो हमने कहा x गुणे HCF का मतलब 12। अब हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी थी, हमने मान लिया, आप लोग नहीं मानोगे तब भी बात बनेगी। यहाँ पे लिख सकते थे LCM गुणे 12, HCF की वैल्यू पुटअप करा दी। तो यहाँ से LCM जो हम निकालेंगे तो ये बराबर हमारा क्या बन जाएगा 3600 बटा 12, और ये 12 तियाँ 36, मतलब 2 जीरो आ गया, ये हो गया 300। तो यहाँ से हम LCM ऑफ नंबर निकाल पाए और वो क्या आ गया 300। तो दो संख्याओं का LCM हमें निकालने के लिए हमें दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया था, उनका मासा दिया गया था, तो हम संख्याओं का लासा निकाल पा गए। इतनी बात हमें क्लियर, इतनी बात क्लियर है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। यहाँ पे बेटा देखो, हमें करा यदि मासा 35 और 45 बराबर 5, दो संख्याएं दिया है 35 और 45, इनका मासा बताया 5 तथा लासा 35 और 45 का हमको बताया है 63 गुणे ए, 63 गुणे ए। इस बार हमको डायरेक्ट लासा नहीं दिया, हमें वो किसी फॉर्म में दे दिया, 63 ए बता दिया, तो ए का मान ज्ञात करना था। चलो कोई बड़ी बात नहीं थी हमारे लिए, हमें एक बात तो पता थी कि ये जो दो नंबर दिए गए हैं इनका मासा दिया है और लासा हमको ए के फॉर्म में दे दिया गया, तो इनके बीच में हमें एक संबंध तो पता है। हम जानते हैं कि मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा ये बराबर क्या होता है, ये बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। मतलब इसको लिख सकते हैं अगर संख्याओं का गुणनफल। तो जरा देखो संख्याएं हमारे पास थी क्या क्या, संख्याएं हमारे पास थी बेटा 35 और 45। मासा और लासा क्या था, तो मासा की वैल्यू हमको दिया था 5 और लासा की वैल्यू क्या दिया था 63 गुणे ए, 63 गुणे 5 गुणे ए बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो हमें संख्याएं पता थी, इनको गुणा कर लो यार, ये हो गया 35 गुणे 45। यहाँ से ए की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको पक्षांतर कर सकते हैं। हमने इसको लिख दिया 35 गुणे 45 बटा 5 गुणे 63, काट दो इसको, 9 पच्चा 45 और 9 सते 63, 7 कन्ने 7, 7 पन्ने 35, 5 कन्ने 5, 5 कन्ने 5, मतलब ए की जो वैल्यू निकल के आ गई वो हमारी 5 आ गई। यही तो हमें करना था यार, ए का मान ही तो निकालना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये हमारा सॉल्विंग का प्रोसीजर है। तो आज हम लोगों ने मासा और लासा में संबंध सीखा, उसके बाद
आधारभूत प्रमेय सीखी, और ये बात हम लोगों ने बहुत पहले भी सीखा था कि भाई कोई भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो आधारभूत प्रमेय कोई नई बात हमारे लिए नहीं थी, जो पुरानी बातें हम लोग सीख के आए थे उन्हीं बातों को एक प्रमेय के थ्रू हमको बता दिया गया था। तो खैर इतना तो हम कर लेंगे, इतना हमारे पास सेंस हो गया है। अब बेटा जो इसमें बची खुची कुछ क्वेश्चन रह गए हैं अभी करवाने को इस टॉपिक पे बेस्ड, और बाकी हमारा एक और लास्ट टॉपिक बच गया अपरिमेय संख्या, जो हमें इस चैप्टर में मेनली पढ़ाना होगा अपरिमेय संख्या। तो कल वाली क्लास हम लोगों की अपरिमेय संख्या पे बेस्ड होगी। इसके बाद कुछ हम मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे जिसमें इस टॉपिक या पिछले वाले टॉपिक से रिलेटेड कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो बेटा इन बातों को नोट कर लो और अपनी स्टडी को थोड़ा सा फास्ट वे में अब करने की कोशिश करो, क्योंकि अब आप लोग हाई स्कूल में पहुँच गए हो। चीज़ों को बहुत डीप में जाके हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हो सक रहा है उससे ज़्यादा हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेटा अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर लाइफ में पढ़ाई के थ्रू कुछ करना है या कल को हमें किसी अच्छे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अप्रोच करना है, तो चीज़ों को आज से हमें डीप में पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर बोर्ड फोकस करके चलोगे तो आगे पक्का हमारे लिए परेशानी होने वाली है। बेटा अगर इतनी चीज़ों को ध्यान से पढ़ लिया तो बोर्ड क्या हाई स्कूल लेवल का कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम आप आराम से उसको बीट कर पाओगे, या उसमें कंफर्टेबली बैठ पाओगे, या आगे के जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को उसके लिए तैयार हो पाओगे। तो सारी बातें हम लोगों को साथ साथ करते चलनी है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।